हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय फार्म मशीनरी एंड पावर क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 के पार्ट सेकेंड में डिस्कस करेंगे फैमिलाइजेशन विथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इक्विपमेंट। तो हम लोगों ने अब तक हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 13 के पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे थ्रेसिंग के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने हार्वेस्टिंग के बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, हार्वेस्टिंग क्या होता है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थ्रेसिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले थ्रेसिंग होता क्या है। जब हम हार्वेस्टिंग मतलब फसल की हार्वेस्टिंग करके लाते हैं तब क्या किया जाता है, थ्रेसिंग किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द कॉर्न और द अदर क्रॉप्स, ये एक क्रिया है जिसमें अनाज को, ठीक है, क्या किया जाता है, फसल से अलग किया जाता है। थ्रेसिंग कैन बी अचीव्ड बाय 3 मेथड्स, नेमली रबिंग, इम्पैक्ट या तो एंड स्ट्रिपिंग, ठीक है। थ्रेसिंग 3 तरह से की जाती है, रबिंग कर कर, ठीक है, इम्पैक्ट कर कर और स्ट्रिपिंग कर कर, ठीक है। थ्रेसिंग इक्विपमेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं थ्रेसिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। तो कौन कौन से थ्रेसिंग इक्विपमेंट्स हैं जो यूज होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, थ्रेसर। तो सबसे पहले हम लोग थ्रेसर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है थ्रेसर। थ्रेसर इज अ मशीन टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप एंड प्रोवाइड्स क्लीन ग्रेन विदाउट मच लॉस एंड डैमेज। तो कहने का मतलब ये है कि थ्रेसर एक प्रकार की मशीन है, ठीक है, जो कि अनाज को फसल से अलग करती है बिना ज़्यादा और साफ करती है, ठीक है, अलग करके साफ करती है बिना कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा बिना हानि के फसल को, अनाज को फसल से अलग करती है और साफ करती है, ठीक है। ड्यूरिंग थ्रेसिंग ग्रेन्स लॉस इन टर्म्स ऑफ ब्रोकन ग्रेन, अनथ्रेसेड ग्रेन, ब्लो ग्रेन एक्सेट्रा शुड बी मिनिमम। अगर हम थ्रेसिंग का कार्य कर रहे हैं तो ग्रेन लॉस बहुत कम होना चाहिए, जैसे कि अनाज टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, और अनथ्रेसेस जो अनाज है वो नहीं जाना चाहिए, उस पूरा क्लीन होके जाना चाहिए। और ब्लो ग्रेन्स मतलब कि भूसे में ज़्यादा अनाज ना चला जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थ्रेसिंग करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थ्रेसर एंड दियर फंक्शंस। अब थ्रेसर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनकी क्या क्या कार्य है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है एक कॉनकेव, ठीक है, एक कॉनकेव होता है थ्रेसर में जो कि पंचेड सीट या तो वेल्डेड स्क्वायर बार्स भी उसे बोला जाता है, ठीक है। कॉनकेव शेप्ड मेटल ग्रेटिंग partially surrounding the cylinder against which the cylinder rubs the grain from the plant or ear heads and through which the grains fall on the sheaves. Concave shaped metal grating, concave एक शेप्ड है मेटल का बना होता है, ठीक है। पार्शली सराउंडेड द सिलेंडर, जो कि सिलेंडर के चारों तरफ लगा रहता है, ठीक है। अगेंस्ट विच द सिलेंडर रफ द ग्रेन, और जिसके द्वारा सिलेंडर क्या करता है, ग्रेन्स को रब करता है, ठीक है, फ्रॉम द प्लांट, पौधे से, ठीक है ना। आर ईयर हेड्स एंड थ्रू विच द ग्रेन्स फॉल ऑन द सीव, और इसी के माध्यम से क्या होता है, ग्रेन्स जो होता है सीव में जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव हमारा क्या है, ये सपोज डेट मान लो कि ये आप लोग सामने ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है सिलेंडर, इसी के ऊपर पार्शली मतलब कि थोड़ा सा लगा हुआ क्या है, मतलब जगह जगह पे लगे रहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे इसके अंदर ये सिलेंडर है हमारा, तो यहाँ पे ये क्या लगा है, कॉनकेव लगा है, ठीक है। ये क्या लगा है, पार्शली, पूरी तरह से नहीं लगा रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा लगा रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, थ्रेसिंग सिलेंडर। तो सिलेंडर का आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख ही लिए हैं, ये क्या है हमारा सिलेंडर। लेकिन अब बात कर रहे हैं थ्रेसिंग सिलेंडर की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द थ्रेसर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये बहुत ही
बेसिक कंपोनेंट है थ्रेशर का, ठीक है। बैलेंस रोटेटिंग असेंबली comprising rafts, beater bar or spike on its periphery and their support for the threshing the crop। जो हमारा सिलेंडर थ्रेशर होता, थ्रेशिंग सिलेंडर होता है, उसी पे क्या लगाए जाते हैं, जो रैप्स बीटर बार रहता है या तो स्पाइक्स, ये सारी चीजें कहाँ लगी रहती हैं, सिलेंडर थ्रेशर पे, सिलेंडर पे लगी रहती हैं, ठीक है। देयर आर मेनी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थ्रेशिंग सिलेंडर, और भी बहुत प्रकार के यहाँ पे थ्रेशिंग सिलेंडर्स यूज होते हैं। जो कौन कौन से हैं अभी आगे बात करेंगे। देखिए ये एक कॉमन थ्रेशर का डायग्राम है, ठीक है। क्या क्या होता है यहाँ पे, थ्रेशिंग सिलेंडर, ठीक है। ये थ्रेशिंग सिलेंडर हो गया। फीड टेबल में जहाँ से हम अपने फसल को इसमें सिलेंडर में, थ्रेशिंग सिलेंडर में फीड करते हैं, ठीक है। ये हमारा फैन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डक्ट इजेक्ट हो गया, यहाँ से हमारा क्या निकलता है, भूसा इजेक्ट हैंडल यहाँ से जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सिलेंडर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले टाइप का हमारा जो सिलेंडर है, थ्रेशिंग सिलेंडर है, वो कौन सा है, पिग टूथ टाइप सिलेंडर। The teeth on the concave and cylinder are so arranged that the cylinder teeth parts midway between the staggered teeth on the concave, ठीक है। जो पीक टूथ है, द teeth on the concave, जो कॉनकेव पे teeth लगे रहते हैं, एंड सिलेंडर पे, जो सिलेंडर के ऊपर कॉनकेव लगा रहता है। सपोज ये सिलेंडर हो गया हमारा, 1 2 3 सिलेंडर हो गए, इसके ऊपर कॉनकेव लगा रहता है, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, इस फॉर्मेट में ये क्या लगे हैं, कॉनकेव लगे। तो इसके ऊपर क्या है, पीक टाइप टूथ बने रहते हैं। द टीथ ऑन द कॉनकेव एंड सिलेंडर आर सो अरेंज, टीथ और कॉनकेव को सिलेंडर के ऊपर ऐसा अरेंज किया जाता है दैट द सिलेंडर टीथ पास मिडवे बिटवीन द स्टैगरेड टीथ ऑन द कॉनकेव, जो कि मतलब कि कॉनकेव और टीथ को सिलेंडर के ऊपर ऐसा सेट किया जाता है जिससे कि सिलेंडर टीथ जो है बहुत जल्दी ही क्या है, कॉनकेव मतलब जो सिलेंडर, वो जो कॉनकेव के ऊपर टीथ है वो अच्छे से क्या करें, रब करें, ठीक है, फसल को, अनाज, वो जो हमारी फसल होगी, ठीक है। द क्लियरेंस बिटवीन द सिलेंडर एंड द कॉनकेव इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो हमारी सिलेंडर और कॉनकेव के बीच में डिस्टेंस है उसे अपने ज़रूरत के अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं। एज द स्टॉक पास थ्रू द क्लियरेंस स्पेस, अगर जब कोई बहुत ज़्यादा वाली डेंसिटी वाली फसल अगर हम डालेंगे, द ग्रेन्स गेट सेपरेट फ्रॉम द हेड ड्यू टू इम्पैक्ट एक्शन बिटवीन द टीथ। तो क्या होगा, ग्रेन्स कैसे अलग होगा, जो ग्रेन्स है वो फसल के ऊपरी हिस्से से एक्शन के कारण, टीथ के उस पे टीथ जब रगड़ करेगा उसके कारण से फसल से अलग होगा, ठीक है। ये क्या हमारा पेक टूथ टाइप सिलेंडर का डायग्राम है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिलेंडर है, ठीक है। ये पूरा क्या है, सिलेंडर, इसमें कई सारे रिंग की तरह लगे हैं, उसी को सिलेंडर बोलते हैं। अब इसके ऊपर ये कॉनकेव हो गया, अब इसी में क्या है, पेक टीथ लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, पेक टीथ लगे हुए हैं। दूसरे टाइप का हमारा सिलेंडर जो है वो क्या है, वायर लूप टाइप सिलेंडर, ठीक है। वायर लूप टाइप सिलेंडर में जनरली क्या होता है, सिलेंडर इज स्टडेड विथ नंबर्स ऑफ वायर लूप्स थ्रू आउट इट्स आउटर पेरीफेरी, मोस्टली यूज फॉर द पैडी क्रॉप्स, ठीक है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि इसे पैडी क्रॉप के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है वायर लूप टाइप सिलेंडर में, कि जो हमारा सिलेंडर है उस पर कॉनकेव लगा है, सपोज ये हमारा सिलेंडर, इस पर कॉनकेव लगा है, तो इस पर वायर लूप टाइप के टीथ लगे रहेंगे, मतलब वायर लूप लगा रहेगा, ठीक है। तीसरा हमारा एंगल बार टाइप सिलेंडर, ठीक है। एंगल बार टाइप करने का मतलब ऐसा है कि इस टाइप के, इस पे एंगल बार टाइप के वो लगे रहेंगे टीथ, ठीक है। सिलेंडर इज रिक्वायर्ड विथ एंगल आयरन बार, ठीक है, हेलिकली फिटेड ऑन द सिलेंडर, ठीक है।
एंगल आयरन बार्स जो है कि सिलेंडर के ऊपर फिट रहते हैं, ठीक है। दे द बार्स हैव रबर पैड्स ऑन दियर फेस, और वो जो बार होते हैं उस पर रबर पैड्स लगे रहते हैं, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, हैमर मिल टाइप सिलेंडर, ठीक है। हैमर मिल टाइप सिलेंडर, हैमर मिल टाइप सिलेंडर्स में क्या होता है कि इसमें सिलेंडर रहता ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, हैमर्स लगे रहते हैं, ठीक है। देखिए ये इसमें सिलेंडर नहीं है, ये क्या लगे हैं, 4 इसमें हैमर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इम्पैक्ट के द्वारा फसल को, अनाज को फसल से अलग किया जाएगा। बीटर आर इन द शेप ऑफ हैमर मिल, ठीक है। बीटर्स आर अटैच्ड विथ द बीटर आर्म एट द टिप, ठीक है। जो ये हमारे बीटर्स हैं, ठीक है, हैमर टाइप के हैं, ये क्या है, कहाँ पे अटैच है, बीटर आर्म पे, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे, बीटर आर्म, ठीक है। बीटर आर्म आर रिजिडली फिक्स्ड टू अ हब विच इज माउंटेड ऑन मेन शाफ्ट। जो अब ये क्या हो गया हमारा, ये मेन शाफ्ट हो गया, ठीक है। इसी पे जो हमारे ये बीटर आर्म से इसी पे फिक्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोला गया, हैमर मिल टाइप सिलेंडर। और पांचवा क्या है हमारा, रैप्स बार टाइप सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर है कोऑगरेटेड बार्स राउंडेड इट। इस टाइप के सिलेंडर में चारों तरफ क्या रहता है, कोऑगरेटेड बार्स लगा रहता है, ठीक है। थ्रेसिंग इज अकम्प्लाइज बिटवीन कोऑगरेटेड सिलेंडर बार्स एंड स्टेशनरी बार्स ऑफ द कॉन्केव पोर्शंस, ठीक है। जो थ्रेसिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, कोऑगरेटेड सिलेंडर बार्स और स्टेशनरी बार्स जो लगे रहते हैं कॉन्केव पे, उसके द्वारा सिलेंडर की क्रिया होती है, ठीक है। वो थ्रेसिंग की क्रिया होती है, ठीक है। रोटेटिंग सिलेंडर्स टेक्स द ग्रेन्स आउट फ्रॉम द हेड एज इट इज ड्रा ओवर द बार्स ऑन द कॉन्केव यूनिट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्केव यूनिट, ठीक है। इस पे क्या है, रोटेटिंग सिलेंडर, जब ये हमारा सिलेंडर घूमता है, रोटेटिंग सिलेंडर टेक्स द ग्रेन्स, तब इसमें क्या हम करते हैं, ग्रेन्स फिट करते हैं, वो क्राफ्ट फिट करते हैं। टेक्स द ग्रेन्स आउट फ्रॉम द हेड एंड इट इज ड्रा ओवर द बार्स ऑन द कॉन्केव सिलेंडर। जब ये हमारा सिलेंडर करने का मतलब रोटेट होने लगता है, तो इसमें हम अपने क्राफ्ट को फिट करते हैं, और ये क्या करता है, इस बार के माध्यम से इसे थ्रेसिंग करता है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप थ्रेसर का एक कंबाइंड इमेज है, ठीक है। अब क्या है हमारा नंबर सी, क्लीनिंग यूनिट। थ्रेसर का कौन सा कंपोनेंट, क्लीनिंग यूनिट। फंक्शन इज फंक्शन इज टू सेपरेट एंड क्लीन द थ्रेसेस ग्रैंड। क्लीनिंग यूनिट में क्या होता है, जब हमारा थ्रेसिंग हो गया तो उस ग्रैंड्स को क्या करता है, सेपरेट करता है और साफ करता है, ठीक है। मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 or more ऑक्सीलेटिंग स्लीव्स, अ फैन एंड एयर सॉकिंग डक्ट नोन एज एस्पिरेटर। इसमें मोस्टली क्या लगे रहते हैं, 2 या 3 स्लीव्स लगे रहते हैं, 2 से या 2 से ज़्यादा, और एक फैन लगा रहता है और एक एयर सॉकिंग डक्ट लगा रहता है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्लीनिंग की क्रिया होती है। यूजुअली 2 डक्ट्स बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी डक्ट्स, ठीक है। 2 डक्ट यूजुअली लगे रहते हैं लगभग सभी में, जिसे एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी बोलते हैं। फंक्शन ऑफ द प्राइमरी डक्ट इज टू रिमूव मेजर पोर्शन ऑफ द स्ट्रा। जो प्राइमरी डक्ट का फंक्शन है, जो कार्य है, वो क्या करता है, जो बहुत सारा स्ट्रा मीन्स भूसा रहता है, उसको क्या करता है, हटाता है, ठीक है। डक्ट एंड अदर फॉरेन मैटर, जो दूसरे भी अनवांटेड मटेरियल रहते हैं हमारे ग्रैंड्स में, उसे भी क्या करता है, साफ करता है। सेकेंडरी डक्ट इज यूज फॉर फाइनल क्लीनिंग ऑफ द ग्रैंड। और जो हमारा जो सेकेंडरी डक्ट है वो लास्ट में, ये अंतिम चरण में क्या करता है, ग्रैंड की सफाइया करती है, ठीक है। ये क्या है हमारा क्लीनिंग यूनिट्स, ठीक है। ये डायग्राम है हमारा क्लीनिंग यूनिट का, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या ये एयर डक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फैन है, ठीक है। ये फैन है, फैन क्या करता है, एयर ब्लो करता है, ठीक है। ये स्लीव्स लगे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, क्लीनिंग की कार्य होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेशर्स एंड दियर सुटेबिलिटी फॉर क्राफ्ट।
अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, थ्रेशर के टाइप्स और वो किस क्रॉप के लिए सुटेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा थ्रेशर है वो ड्रमी टाइप्स है। इट इज कंसिस्ट ऑफ बीटर्स माउंटेड ऑन अ शाफ्ट विच रोटेट्स इनसाइड अ क्लोज्ड केसिंग एंड कॉन्केव। इसमें क्या हैमर मिल टाइप का इसमें सिलेंडर लगा रहता है जिसमें बीटर्स लगे रहते हैं। ठीक है, ऑन अ मेन शाफ्ट पे, ठीक है, ऑन अ शाफ्ट, ठीक है, एक शाफ्ट होता है जिसपे बीटर्स लगे रहते हैं हैमर मिल टाइप के, जो घूमते हैं, ठीक है, जो रोटेट करते हैं, और ये कॉनकेव और केसिंग के अंदर पूरा बंद रहता है। ठीक है, और दूसरा है हैमर मिल टाइप। इट इज सिमिलर टू ड्रमी टाइप, या एकदम सेम कैसा है ड्रमी टाइप थ्रेशर जैसा, बट इट इज प्रोवाइड विथ एस्पिरेटर टाइप ब्लोअर एंड सीव सेकर असेंबली फॉर क्लीनिंग ग्रेन। लेकिन जो हमारा हैमर मिल टाइप है उसमें ये क्यों डिफरेंट है उससे, इसमें एक प्रोवाइड विथ एस्पिरेटर टाइप ब्लोअर, इसमें एक ब्लोअर एस्पिरेटर टाइप ब्लोअर लगा रहता है और सीव सेकर्स असेंबली लगा रहता है अनाज को साफ करने के लिए। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा स्पाइक टूथ टाइप थ्रेशर, स्पाइक टूथ टाइप थ्रेशर। ठीक है, स्पाइक आर माउंटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सिलेंडर दैट रोटेट्स इनसाइड अ क्लोज केसिंग एंड कॉन्केव। इट इज प्रोवाइड विद द क्लीनिंग सीव्स एंड एस्पिरेटर टाइप ब्लोअर। ठीक है, इसमें क्या लगा रहता है, जो सिलेंडर का पेरिफेरी रहता है उसके ऊपर स्पाइक टूथ्स लगे रहते हैं और वो कॉन्केव पे स्पाइक टूथ्स लगे रहते हैं, और ये पूरा जो सिस्टम है सिलेंडर का और कॉन्केव और स्पाइक टूथ का, ये एक केसिंग में मतलब एक फ्रेम में पूरा बंद रहता है। ठीक है, क्लोज रहता है, और ये इस टाइप के ट्रैक्टर में क्लीनिंग करने के लिए क्या एक एयर ब्लोअर लगा रहता है और एस्पिरेटर टाइप एयर ब्लोअर लगा रहता है और क्लीनिंग सीव्स लगे रहते हैं। ठीक है, चौथा जो हमारा रैप्स बार टाइप थ्रेशर। ठीक है, चौथा तो ये क्या है, कोरुगेटेड बार्स आर माउंटेड एक्सिलरी ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जो कोरुगेटेड बार्स है वो कॉन्केव पे, ठीक है, सिलेंडर के कॉन्केव पे लगे रहते हैं। ठीक है, जो पेरीफेरी है सिलेंडर का उस पे मीन्स उसे क्या बोलते हैं, कॉन्केव। इट इज फिटेड विथ एन अपर केसिंग एंड एन ओपन टाइप कॉन्केव एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। इट इज फिट विथ अपर केसिंग। ठीक है, इसके ऊपर एक फ्रेम लगा रहता है क्लोज करने के लिए, एंड ओपन टाइप कॉन्केव एट द बॉटम, और नीचे की तरफ ये खुला रहता है ऑफ द सिलेंडर। जो हमारा रैप्स बार टाइप सिलेंडर है ये ऊपर से तो ढका रहेगा लेकिन नीचे से खुला रहता है। द क्लीनिंग सिस्टम इज प्रोवाइड विथ ब्लोअर फैन एंड एक्स्ट्रा वॉकर। ठीक है, जो क्लीनिंग सिस्टम है वो एक ब्लोअर फैन और एक्स्ट्रा वॉकर के द्वारा होता है। ठीक है, जो हमारा पांचवा है वो वायर लूप टाइप थ्रेशर है। ठीक है, वायर लूप आर फिटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ अ क्लोज टाइप सिलेंडर एंड woven wire mesh type concave is provided at the bottom। जो हमारा सिलेंडर का पेरीफेरी है उस पे वायर लूप्स लगे रहते हैं। ठीक है, जो सिलेंडर का पेरीफेरी है उस पे पेरीफेरी क्या बोलते हैं, कॉन्केव, सिलेंडर के कॉन्केव पे वायर लूप्स लगे रहते हैं। ठीक है, ऑफ अ क्लोज टाइप सिलेंडर। ठीक है, और ये पूरा क्लोज रहता है। ठीक है, एंड वोवेन वायर मेश टाइप कॉन्केव इज प्रोवाइड एट द बॉटम, और नीचे क्या रहता है, वोवेन वायर मेश टाइप कॉन्केव नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, छठवां क्या है, एक्सियल फ्लो टाइप थ्रेशर। एक्सियल फ्लो टाइप थ्रेशर क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ स्पाइक टूथ सिलेंडर। इसमें क्या लगे रहते हैं, स्पाइक टूथ टाइप सिलेंडर इसमें होता है। ठीक है, वोवेन वायर मेश कॉन्केव एंड अपर केसिंग प्रोवाइड विद द हेलिकल लूवर्स। वोवेन वायर मेश कॉन्केव और अपर केसिंग भी इसमें लगा रहता है जो कि ऊपर से ढकने के लिए यूज होता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग थ्रेशर परफॉर्मेंस। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो थ्रेसिंग के क्रिया को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। द फैक्टर विच affect the quality and efficiency of threshing are broadly classified into 3 groups। जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट वन क्रॉप फैक्टर, मीन्स क्रॉप में कौन कौन सी चीज़ है जो कि थ्रेसिंग की क्रिया को अफेक्ट करेगी, ठीक है, नुकसान पहुंचाएगी। तो वो क्या है? वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मॉइस्चर इन द क्रॉप्स मटेरियल, ठीक है, मतलब कि कौन से टाइप का हम क्रॉप्स यूज कर रहे हैं किस थ्रेशर में, और उस जिस फसल को हम कौन से फसल को हम थ्रेसिंग कर रहे हैं और उस फसल में कितनी ज़्यादा नमी है, ठीक है, ये चीज़ अफेक्ट करेगी थ्रेसिंग परफॉर्मेंस को। और दूसरा क्या? मशीन फैक्टर, फीडिंग शूट एंगल, मतलब कि जो हॉपर में फीड किया जा रहा है फसल वो किस एंगल से किया जा रहा है, सिलेंडर टाइप, और सिलेंडर में थ्रेसिंग में कौन सा सिलेंडर है थ्रेशर में, सिलेंडर डायामीटर और सिलेंडर की डायामीटर कितनी है, स्पाइक शेप कैसा है, साइज कैसा है, नंबर्स ऑफ कॉनकेव साइज कितना है, नंबर्स कॉनकेव साइज कितने हैं, और शेप एंड क्लीनर्स कैसे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मशीन फैक्टर हैं जो कि थ्रेसिंग परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। लास्ट वन क्या है? ऑपरेशनल फैक्टर्स, मीन्स जब हमारा थ्रेसिंग का कार्य हो रहा है उस टाइम कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सिलेंडर स्पीड, ठीक है, मशीन के द्वारा या पावर द्वारा सिलेंडर कितनी स्पीड से घूम रहा है, अगर ज़्यादा तेज घूम रहा है तो अनाज क्या होगा? भूसे में चला जाएगा, अगर धीमा घूम रहा है तो भूसे भी ज़्यादा से ज़्यादा गिरेंगे, ठीक है। फीड रेट, और हम कितनी उसमें क्या कर रहे हैं, हॉपर की मदद से कितना उसमें अपने थ्रेशर में फीड कर रहे हैं, ठीक है, अपने फसल को। मेथड ऑफ फीडिंग, और किस मेथड से कर रहे हैं फीडिंग, ठीक है। मशीन एडजस्टमेंट, और मशीन का एडजस्टमेंट सही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अफेक्ट करेंगी थ्रेसिंग परफॉर्मेंस को, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा? कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर, ये दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है। पहला कंपोनेंट थ्रेसिंग के लिए क्या था? थ्रेशर, और दूसरा क्या है? कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर। मशीन डिजाइन फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, सेपरेटिंग, क्लीनिंग एंड कलेक्टिंग ग्रेन्स व्हाइल मूविंग थ्रू द स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। ये मशीन किस लिए बनाया गया है, मतलब ये मशीन क्या क्या करता है? कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर तो सबसे पहले ये हार्वेस्टिंग करता है, उसके बाद थ्रेसिंग भी करता है उसकी, ठीक है, उसके बाद सेपरेटिंग करता है, मीन्स भूसे से अनाज को अलग करता है, अनाज को फसल से अलग करता है, फिर अलग करने के बाद अनाज को साफ करता है और कलेक्ट करता है, ठीक है। जब स्टैंडिंग क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं उस समय ये सारी क्रियाएं ये करता है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये हार्वेस्टिंग का भी काम करेगा, थ्रेसिंग का भी काम करेगा, सेपरेटिंग का भी काम करेगा, क्लीनिंग का भी, और ग्रेन्स कलेक्टिंग का भी काम करेगा, अनाज को कलेक्ट भी करेगा। इससे क्या करते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर लेके गए अपने खेत में और हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम थ्रेसिंग भी होगा, क्लीनिंग भी होगा और कलेक्टिंग भी होगा, ठीक है। मेन फंक्शंस आर, कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर का मेन फंक्शन क्या है? कटिंग द स्टैंडिंग क्रॉप्स, ये सबसे पहले स्टैंडिंग क्रॉप को कट करता है, ठीक है, काटता है। फीडिंग द क्रॉप टू द थ्रेसिंग यूनिट, और उस फसल को काटने के बाद थ्रेसिंग यूनिट के लिए पहुंचाता है, ठीक है। थ्रेसिंग द क्रॉप्स, उसके बाद थ्रेसिंग क्रॉप की मतलब फसल की थ्रेसिंग भी होती है, ठीक है। क्लीनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रा, और भूसे से क्या होता है? अनाज को साफ करता है। कलेक्टिंग द ग्रेन्स इन द कंटेनर, और अनाज को एक कंटेनर में मतलब एक बर्तन में कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। कंबाइन हार्वेस्टर का ये एक डायग्राम है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा थ्रेसिंग यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। थ्रेसिंग होने के बाद यहाँ से भूसा बाहर निकल जाएगा और उधर कहीं एक जगह अनाज को कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो सारे काम एक साथ होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला गया? कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर, ठीक है। इम्पॉर्टेंस रिमेनिंग टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब कुछ बचे हुए टॉपिक थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पिस्टन स्पीड। बहुत बार देखा गया है, पिछले ही साल आपके एग्जाम में आया था पिस्टन स्पीड, ठीक है। पिस्टन स्पीड जनरली रिफर टू द एवरेज और मीन स्पीड ऑफ द पिस्टन एज इट मूव अप एंड डाउन इन द सिलेंडर बोर ड्यूरिंग ईच क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पिस्टन स्पीड क्या हुआ कि जब हमारा पिस्टन सिलेंडर में ऊपर या तो नीचे, ठीक है, ऊपर या तो नीचे जाता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट जब हमारा ऊपर नीचे होता है, रिवोल्यूट करता है, ठीक है, उस ड्यूरेशन में क्या होता है, पिस्टन हमारा ऊपर नीचे जाता है, तो वही क्या कहलाता है, पिस्टन स्पीड, ठीक है। मीन्स इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पिस्टन रन इन द सिलेंडर इन 1 मिनट्स। इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पिस्टन, यह एक संपूर्ण लेंथ है, ठीक है, पिस्टन की, जो 1 मिनट में चली जाती है। मीन्स पहले तो टोटल लंबाई हो गई, ठीक है, पिस्टन की। सपोज दैट ये पिस्टन है, अब ये 4 बार ऊपर नीचे किया, ठीक है, ये लंबाई मान लो हमारी 2 मीटर है, ठीक है, ये 4 बार किया तो 4 गुणे 8, मतलब ये 8 मीटर चला, ठीक है। तो हमारी पिस्टन स्पीड कितनी हो गई, 1 मिनट में 8 बार चला, ठीक है, 8 मीटर। पिस्टन स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला। दिस इज क्या है, ये पिस्टन स्पीड कैसे निकाला जाता है, 2 × L × N, ठीक है। L क्या है, स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, स्ट्रोक की लेंथ कितनी है, N मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अब क्या है, हमारा जो आईसी इंजन हम लोग पढ़ रहे थे इंजन के बारे में, उसमें एक होता है फायरिंग आर्डर, ठीक है। 6 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 8 सिलेंडर इंजन्स में क्या होता है, फायरिंग आर्डर होता है। क्या होता है वो चीज़, द फायरिंग आर्डर इज द सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक अकरिंग इन ईच सिलेंडर ऑफ एन इंजन। द फायरिंग आर्डर एक सीक्वेंस है, किसका, पावर स्ट्रोक का, ठीक है। फायरिंग आर्डर क्या है, एक सीक्वेंस है पावर स्ट्रोक का, ठीक है, अकरिंग इन द ईच सिलेंडर ऑफ द इंजन, जो कि प्रत्येक इंजन के सिलेंडर में होता है, ठीक है। फायरिंग आर्डर क्या है, एक सीक्वेंस है पावर स्ट्रोक का, ठीक है, जो कि हर इंजन के हर सिलेंडर में होता है, ठीक है। फॉर 4 सिलेंडर इंजन द मोस्ट कॉमन फायरिंग आर्डर, कितने, 4 सिलेंडर इंजन के लिए जो मोस्टली सुटेबल फायरिंग आर्डर्स है वो कितना है, 1 2 4 3। मीन्स पहले नंबर के सिलेंडर में क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा, फिर दूसरे नंबर के सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा, फिर चौथे में होगा, फिर तीसरे में होगा, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर है, पहले सिलेंडर में हुआ, दूसरे सिलेंडर में हुआ, तीसरे में हुआ और चौथे सिलेंडर, वो तीसरे सिलेंडर में हुआ, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस से फायरिंग नहीं हो सकती, पावर स्ट्रोक हर सिलेंडर में नहीं जनरेट हो सकता है, तो ये अल्टरनेट होता है, पहले में होने के बाद दूसरे में हुआ, ठीक है, दूसरे में पावर स्ट्रोक होने के बाद चौथे में हुआ। तब तक क्या कर रहा है, पहले में हुआ तो दूसरे में हो गया, ठीक है। अब पहला रेस्ट करेगा, कब तक करेगा, इसका नंबर फिर दोबारा कब आएगा, चौथे के बाद तीसरे में हुआ, ठीक है। मतलब सभी को एक समान टाइम मिल रहा है, प्रॉपर टाइम मिल रहा है पावर स्ट्रोक जनरेट करने के लिए, ठीक है। या तो एक ये हो गया, या तो 1 3 4 2, मतलब कि पहले सिलेंडर में, फिर तीसरे सिलेंडर में, फिर चौथे में, फिर दूसरे में। तो ये क्या है, एक कॉमन फायरिंग आर्डर सीक्वेंस है, कितने सिलेंडर के लिए, 4 सिलेंडर के लिए, ठीक है। ये 2 फायरिंग आर्डर सीक्वेंस है, कॉमनली मोस्टली सभी जगह यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। फॉर 6 सिलेंडर इंजन द मोस्ट कॉमन फायरिंग आर्डर में भी, लेकिन अब देखते हैं 6 सिलेंडर इंजन के लिए फायरिंग आर्डर कैसा होना चाहिए। तो ये 2 हैं, फर्स्ट वन में क्या है, 1 में हुआ, 4 में हुआ, 2 में हुआ, 6 में हुआ, 3 में हुआ, 5 में हुआ, ठीक है। फिर से वापिस आ जाएगा, 1 में, 4 में, 2 में, 6 में, 3 में, 5 में, ठीक है। तो ये नंबर्स ऑफ सिलेंडर, पहले सिलेंडर में हुआ, फिर चौथे में हुआ, फिर दूसरे सिलेंडर में हुआ, फिर छठवें सिलेंडर में हुआ, फिर तीसरे में, फिर 5वें में। तो इस क्रम से हर सिलेंडर में क्या हो रहा है, पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है, ठीक है। और एक क्या है, 1 5 3 6 2 4, ठीक है। और जो दूसरा है फायरिंग आर्डर सिस्टम, वो क्या है, 1 5 3 6 2 4, ठीक है। तो
और अब हम लोग बात करते हैं फॉर 8 सिलेंडर इंजन। जो 8 सिलेंडर इंजन है उसमें फायरिंग आर्डर कैसा होता है, किस सीक्वेंस में होता है, वो है हमारा 1 5 4 2 6 3 7 8। 1 5 4 2 6 3 7 8 मीन्स ये 8 सिलेंडर है। तो सबसे पहले सिलेंडर में पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, फिर पांचवें, फिर चौथा, मतलब कि इसी क्रम में पावर स्ट्रोक क्या होगा, पावर स्ट्रोक जनरेट होगा इस सीक्वेंस में। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं लिखनी एग्जाम में फॉर 8 सिलेंडर इंजन के लिए नहीं लिखना है, लेकिन आपको 4 और 6 के लिए एग्जाम में लिखना है। ठीक है, फॉर 4 सिलेंडर इंजन के लिए और फॉर 2 सिलेंडर इंजन के लिए। ठीक है, और एक होता है फायरिंग इंटरवल। ठीक है, तो हमारा फायरिंग इंटरवल क्या है, इट इज रिफर्स द इंटरवल। ठीक है, ये क्या रिफर करता है, इंटरवल। ठीक है, बिटवीन सक्सेसिव पावर स्ट्रोक, ये समय को बताता है कि एक पावर स्ट्रोक अगर लग गया तो दूसरा पावर स्ट्रोक कब लगेगा। ठीक है, इट इज रिफर्स द इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव स्ट्रोक्स। ठीक है, ये एक और दूसरे स्ट्रोक के बीच की समय बताती है। ठीक है, इन डिफरेंट सिलेंडर। ठीक है, डिफरेंट सिलेंडर में मीन्स यह रिफर करता है, इट इज रिफर्स द इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव स्ट्रोक्स, सक्सेसिव पावर स्ट्रोक्स। मीन्स या फायरिंग इंटरवल क्या है, हमारा एक इंटरवल है किसके बीच में, जो सक्सेसिव पावर स्ट्रोक लगते हैं डिफरेंट सिलेंडर में, उसके बीच में। ठीक है, फायरिंग इंटरवल क्या है, एक फायरिंग इंटरवल क्या है, एक इंटरवल है किसमें, सक्सेसिव पावर स्ट्रोक के बीच में, जो डिफरेंट सिलेंडर में होता है। इट इज डिटरमाइंड एज, ठीक है, फायरिंग आर्डर। ठीक है, फायरिंग आर्डर फॉर 2 स्ट्रोक इंजन के लिए क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए क्या होता है 360 डिवाइड बाई एन, और फॉर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए 270 डिवाइड बाई एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डिटरमाइन द फायरिंग इंटरवल फॉर 6 सिलेंडर। ठीक है, फॉर 6 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, 2 स्ट्रोक 6 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन। तो आप लोग क्या करना है, ये नहीं देखना है कि कितने सिलेंडर्स दिया हुआ है, ये देखना है कि कौन से स्ट्रोक के लिए पूछ रहा है। तो 2 स्ट्रोक इंजन के लिए पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, हाँ, हमको फार्मूला लगाना है 2 स्ट्रोक इंजन का। ठीक है, तो क्या करेंगे 360 डिवाइड बाई नंबर्स ऑफ सिलेंडर कितने, 6 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, जितना भी यहाँ पे गिवन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 6। अब ये इक्वल टू कितना आ गया 60। ठीक है, सिंपल सी बात है। आराम से अगर न्यूमेरिकल आएगा या तो फायरिंग इंटरवल्स पूछ लिया थ्योरेटिकल में, तो आप लोग लिख देंगे ये दोनों फार्मूला और ये डिफिनेशन इसका। ठीक है, अब क्या होता है, एक कार्बोरेटर होता है, ऐसे ही हम आप लोग बता रहे हैं। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर फ्यूल का एक प्रॉपर मिक्सचर तैयार करता है। ठीक है, कार्बोरेटर की बस यही कार्य होती है। ठीक है, कार्बोरेटर किसमें, गाड़ी में भी, आपके बाइक में भी लगी रहती है। ठीक है ना, आप लोग कार्बोरेटर देखे होंगे तो आपके बाइक में भी एक कार्बोरेटर लगा रहता है। और क्या है हमारा, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ठीक है, अभी हम लोग इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, इट इज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड बाई इंजन, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर। यह किसके बीच में रेशियो है, ब्रेक पावर टू द टोटल पावर डेवलप विद इन द इंजन, और कितना इंजन के द्वारा पावर, टोटल पावर डेवलप्ड हुआ, उसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड पावर। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत पहले ही ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, तो आप लोग ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर पता होगा। तो ये इन दोनों के बीच में रेशियो है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे, ब्रेक पावर डिवाइड बाई इंडिकेटेड पावर। ठीक है, ब्रेक पावर इज ऑलवेज लेस देन द इंडिकेटेड पावर, जो हमारा ब्रेक पावर है वो हमेशा इंडिकेटेड पावर से कम रहेगा। देयरफॉर मैकेनिकल एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन द यूनिटी।
जो हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो 100% से हमेशा कम ही रहेगी। ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। जो मोल्ड बोर्ड में एक कंपोनेंट था हमारा शेयर, ठीक है, वो कितने टाइप्स का यूज होता है एमबी प्लाऊ में, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो स्लिप शेयर, फर्स्ट वन क्या है, स्लिप शेयर, वन पीस शेयर विथ कर्व कटिंग ईस्ट हैविंग नो एडिशनल पार्ट। ठीक है, ये क्या होता है, एक पीस में ही, पूरा एक पीस में ही शेयर होता है। ठीक है, ये देखिए जो पूरा शेयर है बस एक ही पीस में है। ठीक है, कर्व कटिंग ईस्ट, देखो हल्का सा कर्व है ये। ठीक है, ये क्या है, कर्व है हल्का सा ना काम, और इसमें कोई भी एडिशनल पार्ट नहीं लगे रहते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लगे रहते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर जनरली यूज्ड बाय द फार्मर्स एज इट इज सिंपल इन डिजाइन। फार्मर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा ये उपयोग किए जाने वाला शेयर है क्योंकि इसकी डिजाइनिंग बहुत ही सिंपल है। डिसएडवांटेज इज दैट इंटायर शेयर हैज़ टू बी रिप्लेस्ड इफ इट इज वार्म आउट ड्यू टू कांस्टेंट यूज। अगर हम इसको लगातार यूज कर रहे हैं तो इसकी कटिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस केस में पूरा शेयर ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वन पीस में है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, स्लिप नोच शेयर। ठीक है, इट इज द शेयर इन विच पॉइंट ऑफ शेयर इज प्रोवाइड बाय अ स्मॉल डिटैचेबल पीस। ठीक है, ये क्या है, नॉइस स्लिप नोज शेयर। ठीक है, ये स्लिप नोज शेयर का डायग्राम है। देखिए यहाँ पे जो कटिंग ईज है वो एक रिमूवल ब्लेड के रूप में प्रोवाइड है। एडवांटेज इज दैट शेयर पॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इस टाइप के शेयर का एक फ़ायदा क्या है कि इसको जब मन चाहा निकाल लिए, जब ज़रूरत हुई इसकी रिप्लेसमेंट की या तो रिपेयर की तो इसको निकाल लिया और रिपेयर कर दिया या तो रिप्लेस कर दिया। सो इट इज़ इकोनॉमिकल, इसलिए ये क्या है, इकोनॉमिकल भी है। और क्या है, सिन शेयर, इट हैज़ अ सिन एज एन एडिशनल पार्ट। इसमें एक सिन लगा रहता है। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये सिन लगा हुआ है इसमें इन एडिशनल पार्ट। इट इज सिमिलर टू स्लिप शेयर विथ अ डिफरेंट दैट एन एक्सटेंशन इज प्रोवाइड बाय द साइड ऑफ द मोल्ड बोर्ड। यह स्लिप शेयर के समान ही होता है लेकिन इसमें एक एक्सटेंशन लगा होता है जो कि साइड ऑफ द मोल्ड बोर्ड में लगा होता है। ठीक है, ये देखिए एक एडिशनल ये जो लगा है स्लिप, ये जो हमारा है एडिशनल पार्ट, इसी के कारण ये इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब क्या है, चौथा हमारा बार पॉइंट शेयर। इट इज द शेयर इन विच पॉइंट ऑफ द शेयर इज प्रोवाइडेड बाय एन एडजस्टेबल एंड रिप्लेसेबल बार। इट इज द शेयर इन विच पॉइंट ऑफ द शेयर, इसमें शेयर की जो पॉइंट है वो एडजस्टेबल होती है और रिप्लेसेबल बार होती है। ठीक है, जो ये हमारा यहाँ पे जो बार पॉइंट शेयर में जो ये हमारा शेयर का पॉइंट है वो रिप्लेसेबल भी है, मतलब इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस बार सर्व्स द पर्पज ऑफ पॉइंट ऑफ शेयर एंड लैंड साइड ऑफ द प्लाऊ। जो ये बार है ये प्लाऊ को एक स्ट्रेट लाइन में चलने में हेल्प भी करती है। ठीक है, अब क्या है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ द ट्रैक्टर्स। यहाँ से आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था छोटा सा कि जो इंजन ऑयल है उसे कब चेंज करना चाहिए। तो यहाँ से कुछ भी आ सकता है, तो इसे आप लोग अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से जानिएगा। एवरी 10 वर्किंग आवर्स, मतलब जब हम ट्रैक्टर से 10 घंटे कार ले लिए, हर 10 घंटे कार लेने के बाद क्या करते हैं, ऑयल लेवल इन द सम्प मीन्स क्रैंक केस, जो ऑयल लेवल है क्रैंक केस में, एंड एयर क्लीनर्स जो है, वाटर लेवल इन द रेडिएटर, अगर वाटर कूल्ड इंजन है तो रेडिएटर में पानी चेक करेंगे, एंड बैटरीज एंड ट्रैक्टर टायर प्रेशर्स। ठीक है,
should be checked before the tractor is put to the work. Under dusty condition, air cleaner oil is changed. अगर वो ठीक है क्या करेंगे, प्रत्येक 10 घंटा कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑयल लेवल इन द क्रैंक केस चेक करेंगे, ठीक है, एयर क्लीनर्स चेक करेंगे, वाटर लेवल इन द रेडिएटर, रेडिएटर में कितना पानी बचा है वो चेक करेंगे, एंड बैटरीज का कनेक्शन कैसा है वो चेक करेंगे, ट्रैक्टर टायर प्रेशर चेक करेंगे, ट्रैक्टर के टायर में कितनी प्रेशर है कार्य करने से पहले, ठीक है। मतलब हमने 10 घंटा काम कर लिया तो अब हम 10 घंटे काम कर लिए ट्रैक्टर से, तो अब कोई काम नहीं करेंगे, सबसे पहले ये काम करेंगे कि हमारे क्रैंक केस में ऑयल है कि नहीं, एयर क्लीनर्स कैसा है, वाटर रेडिएटर में पानी है कि नहीं, और देखेंगे कि बैटरी का कनेक्शन ठीक ठाक है कि नहीं, और ट्रैक्टर के टायर में प्रेशर कितना है वो चेक करेंगे, ठीक है। अगर हमारा अंडर द डस्टी कंडीशन, अगर हमारा एयर क्लीनर्स गंदा हो गया है तो उसे क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हमारा एवरी 50 वर्किंग आवर्स, अगर ट्रैक्टर हमारा 50 घंटा कार्य कर लिया, मतलब प्रत्येक 50 घंटा कार्य करने के बाद ट्रैक्टर में क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं, इट इज नेसेसरी टू चेक फैन बेल्ट टेंशन, जो हमारा फैन चलता है उसकी टेंशन, मतलब उसमें टाइटनेस कितनी है, वो कितनी टाइट है ये चेक करेंगे। ऑयल लेवल इन द ट्रांसमिशन सिस्टम, जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें ऑयल लेवल चेक करेंगे, ठीक है। एंड टाइटनेस ऑफ बैटरीज एंड मोटर टर्मिनल्स, और अपने बैटरीज के और मोटर टर्मिनल्स के कनेक्शन को चेक करेंगे, ठीक है, कि वो टाइट हैं कि नहीं। आपके प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एवरी 120 वर्किंग आवर्स, जब हम प्रत्येक 120 घंटे ट्रैक्टर से कार्य कर लेंगे तो उसके बाद क्या करते हैं, इंजन ऑयल शुड बी चेंज्ड एंड रिप्लेसेबल टाइप फिल्टर शुड बी आल्सो बी चेंज। इंजन ऑयल को 120 घंटे कार्य करने के बाद चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा रिप्लेसेबल टाइप फिल्टर्स रहेगा उसे भी बदल देंगे। एज फार एज पॉसिबल ऑल गियर्स पॉइंट ग्रीसेस पॉइंट शुड बी लुब्रिकेटेड, और जैसा हो सके वैसा, जैसा संभव हो वैसा सभी ग्रीस पॉइंट को क्या कर दिया जाए, ग्रीस दे दिया जाए, लगा दिया जाए, ठीक है। और चौथा क्या है हमारा, एवरी 750 वर्किंग आवर, मतलब प्रत्येक 750 घंटे कार्य करने के बाद ट्रैक्टर से क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑयल शुड बी चेंज, जो हमारा ट्रांसमिशन ऑयल होता है उसको चेंज कर लेना चाहिए। वंस इन अ ईयर, वर्ष में एक बार जरूर करना चाहिए। क्या, फ्रंट एंड रियर व्हील एक्सेस बियरिंग में बी वॉश्ड एंड रीपैक, जो फ्रंट व्हील होता है और रियर व्हील होता है, आगे के और पीछे के पहिए जो होते हैं उसके एक्सेल बियरिंग को क्या कर लेना चाहिए, वॉश कर देना चाहिए और रीपैक करना चाहिए, ठीक है। रेडिएटर एंड कंप्लीट एयर क्लीनर्स यूनिट शुड बी ड्रेन, जो रेडिएटर होता है या तो पूरी एयर क्लीनिंग यूनिट होती है उसको क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, ठीक है, फ्लश करना चाहिए, साफ करना चाहिए और रीफिल कर देना, मतलब पुनः से लगा देना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने फार्म मशीनरी के सारे टॉपिक्स, आज हमारा फार्म मशीनरी के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके प्रॉब्लम के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।